गांव के किनारे एक बड़ा सा पक्का मकान था, जहां रामदयाल और उनकी पत्नी कमला देवी अपने दो बेटों के साथ रहते थे। बड़ा बेटा सुरेश शहर में नौकरी करता था और उसने एक अमीर घर की लड़की रीना से शादी की थी। वहीं छोटा बेटा महेश गांव में ही रहता था और उसकी शादी एक गरीब लेकिन संस्कारी लड़की पूजा से हुई थी। शादी के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। रीना अपने साथ दहेज में बहुत सारा सामान लाई थी, महंगे कपड़े, गहने और नकदी। इस वजह से सास कमला देवी का झुकाव रीना की तरफ ज्यादा हो गया। दूसरी तरफ पूजा थी, जो गरीब घर से आई थी। उसके पास ना तो गहने थे, ना ही महंगे कपड़े, लेकिन उसके पास एक चीज थी, संस्कार और मेहनत करने का जज्बा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही महीनों में फर्क साफ दिखने लगा। कमला देवी हर काम के लिए पूजा को बुलाती। पूजा पानी भर दे, पूजा खाना बना दे, पूजा झाड़ू पोंछा कर दे। और रीना वह पूरे दिन अपने कमरे में बैठी रहती, फोन चलाती या आराम करती। एक दिन पूजा ने धीरे से अपनी सास से कहा, माँ जी, क्या रीना दीदी भी थोड़ा काम कर ले तो अच्छा रहेगा। कमला देवी गुस्से में बोली, अरे वो अमीर घर की बेटी है, उसने ये सब काम करने के लिए शादी नहीं की है। पूजा चुप हो गई। उसने सोचा, शायद यही उसकी किस्मत है। समय बीतता गया। पूजा सुबह से रात तक काम करती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। वहीं रीना धीरे धीरे घमंडी होती जा रही थी। एक दिन घर में बंटवारे की बात उठी। दोनों भाइयों में कुछ कहासुनी हो गई। सुरेश बोला, हम अब अलग रहेंगे, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। महेश ने भी हामी भर दी। रामदयाल जी ने भारी मन से कहा, ठीक है, अब बंटवारा होगा। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। घर के सामान, जमीन और पैसे का हिसाब किया जाने लगा। कमला देवी ने साफ साफ कहा, रीना बड़ी बहू है, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। पूजा के हिस्से में क्या आया? कुछ पुराने बर्तन, एक छोटा कमरा और थोड़ी सी जमीन। रीना को मिला बड़ा कमरा, नए फर्नीचर, गहने और ज्यादा जमीन। बंटवारा हो गया। दोनों बहुएं अब अलग अलग घरों में रहने लगी। शुरुआत में रीना बहुत खुश थी। अब कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, उसने सोचा। लेकिन असली जिंदगी अब शुरू हुई थी। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि घर चलाना इतना आसान नहीं है। नौकर नहीं था, खाना। डेयरी फार्म अब पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। सुबह सुबह लोगों की लाइन लग जाती। रामलाल जी का शुद्ध दूध हर घर की पसंद बन गया था। सावित्री की मेहनत और नेहा का बदला हुआ व्यवहार, दोनों मिलकर इस काम को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे थे। लेकिन जहाँ तरक्की होती है, वहाँ परीक्षा भी जरूर आती है। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सूट बूट पहना आदमी उतरा। नाम था विक्रम मल्होत्रा, शहर का बड़ा व्यापारी। वह सीधे रामलाल के घर पहुंचा और बोला, मैं आपके डेयरी फार्म के बारे में बहुत सुन चुका हूँ। मैं आपसे साझेदारी करना चाहता हूँ। हम इस छोटे काम को बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। पूरे शहर में सप्लाई, बड़ी फैक्ट्री और लाखों का मुनाफा। नेहा की आंखें चमक उठी। वाह, यही तो मौका है बड़ा बनने का। सावित्री थोड़ी सोच में पड़ गई। रामलाल ने दोनों बहुओं की तरफ देखा। तुम लोग क्या कहती हो? नेहा तुरंत बोली, हाँ कह दीजिए पिताजी, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लेकिन सावित्री ने धीरे से कहा,
पहले हमें ठीक से समझना चाहिए कि ये साझेदारी कैसी होगी। विक्रम मुस्कुराया। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस साइन कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यही बात सावित्री को खटक गई। उस रात घर में चर्चा हुई। नेहा बोली, तुम हमेशा डरती रहती हो सावित्री। अगर हम ऐसे ही सोचते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सावित्री ने शांति से जवाब दिया, दीदी आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन बिना समझे कदम उठाना खतरा भी हो सकता है। आखिरकार नेहा के जोर देने पर रामलाल ने विक्रम के साथ समझौते पर साइन कर दिए। शुरुआत में सब कुछ शानदार लगा। नई मशीनें आईं, फैक्ट्री बनने लगी और काम तेजी से बढ़ने लगा। नेहा बहुत खुश थी। वह खुद को फिर से अमीर महसूस करने लगी थी। लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बदलने लगे। विक्रम धीरे धीरे डेयरी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने लगा। उसने खर्च बढ़ा दिए और मुनाफा कम दिखाने लगा। एक दिन उसने साफ कह दिया, अब से सारे फैसले मैं करूंगा, आप लोग बस काम करेंगे। रामलाल हैरान रह गए, लेकिन ये हमारा बिजनेस है। विक्रम हंस पड़ा, अब नहीं, कागजों में सब कुछ मेरे नाम हो चुका है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? सावित्री ने शांत रहते हुए कहा, यही वजह थी कि मैं कोर्ट का फैसला आने के बाद जैसे पूरे घर में नई जान आ गई थी। डेयरी फिर से उनके हाथ में थी, लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अब उनमें समझ थी, एकता थी और सबसे बड़ी बात एक दूसरे पर भरोसा था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। एक दिन सावित्री ने सुबह सुबह दूध के डिब्बे देखते हुए कहा, दीदी अब हमें सिर्फ दूध बेचने तक नहीं रुकना चाहिए। अगर हम इससे कुछ नया बनाएं, जैसे दही, घी, पनीर, तो मुनाफा और बढ़ सकता है। नेहा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। तुम सही कह रही हो, लेकिन इसके लिए हमें नई मशीनें, पैकिंग और मार्केटिंग की जरूरत होगी। रामलाल ने चिंता जताई, इतना बड़ा खर्च कैसे होगा? इस बार नेहा ने आत्मविश्वास से कहा, हम धीरे धीरे शुरू करेंगे और इस बार कोई भी फैसला बिना पूरी जानकारी के नहीं होगा। दोनों बहुओं ने मिलकर एक प्लान बनाया। सावित्री गांव की महिलाओं को साथ जोड़ने लगी। उसने उन्हें काम सिखाया, दही जमाना, घी निकालना, साफ सफाई और पैकिंग का तरीका। वहीं नेहा ने शहर जाकर मार्केटिंग की जिम्मेदारी संभाली। उसने दुकानदारों से बात की, छोटे छोटे ऑर्डर लेने शुरू किए और धीरे धीरे उनका ब्रांड बनना शुरू हुआ। साविनेहा डेयरी। कुछ ही महीनों में उनका काम तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन तभी एक नई परेशानी सामने आई। गांव के ही एक आदमी शंकर को उनकी तरक्की पसंद नहीं आई। वह खुद भी दूध का छोटा काम करता था, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाया। उसने मन ही मन ठान लिया, इनका बिजनेस मैं किसी भी हालत में बंद करवा दूंगा। एक रात जब सब सो रहे थे, शंकर चुपके से डेयरी के पास पहुंचा और दूध में गंदगी मिलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी सावित्री की नींद खुल गई। उसे कुछ आहट सुनाई दी। वह बाहर आई और शंकर को पकड़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सावित्री ने सख्त आवाज में पूछा। शंकर घबरा गया, लेकिन फिर गुस्से में बोला, तुम लोगों की वजह से मेरा काम बंद हो गया है। मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इतने में नेहा और बाकी घरवाले भी बाहर आ गए। नेहा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे काम को नुकसान पहुंचाने की? शंकर ने सिर झुका लिया। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए।
सबको लगा कि अब शंकर को सजा दी जाएगी, लेकिन सावित्री ने सबको चौंका दिया। उसने शांत स्वर में कहा, अगर हम इसे सजा देंगे तो एक दुश्मन और बढ़ जाएगा। साविनेहा डेयरी अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पहचान बन चुकी थी। गांव की गलियों से निकलकर उनका काम अब शहरों तक पहुंच चुका था। लोग उनके शुद्ध दूध, ताजा पनीर और खुशबूदार घी के दीवाने हो गए थे। लेकिन हर सफलता के साथ एक नई चुनौती भी आती है। एक दिन नेहा को शहर से एक कॉल आया। हम एक बड़ी सुपरमार्केट चेन से बोल रहे हैं। हम आपके प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर्स में रखना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है। नेहा ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त? उधर से जवाब आया, आपको हमारे ब्रांड नाम से ही प्रोडक्ट बेचना होगा, यानी साविनेहा डेयरी नाम हटाना पड़ेगा। नेहा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। यह एक बहुत बड़ा मौका था, हजारों ग्राहकों तक पहुंचने का, लेकिन अपने नाम और पहचान की कीमत पर। शाम को घर में इस बात पर चर्चा हुई। नेहा ने कहा, अगर हम ये डील कर लेते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन हमारा नाम वो खत्म हो जाएगा। रामलाल ने गहरी सांस ली। नाम ही तो हमारी पहचान है। सबकी नजर सावित्री पर थी। सावित्री ने कुछ देर सोचकर कहा, दीदी, हमें ये तय करना होगा कि हमें सिर्फ पैसा चाहिए या अपनी पहचान भी बचानी है। अगर हम अपना नाम ही खो देंगे तो आगे चलकर लोग हमें कैसे पहचानेंगे? नेहा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो। हमने इतनी मेहनत से ये नाम बनाया है, इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। अगले दिन नेहा ने कंपनी को साफ जवाब दे दिया, हम अपनी पहचान के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन सही था। कुछ दिनों बाद एक और बड़ी समस्या सामने आई। गांव में अचानक दूध देने वाली कई गायें बीमार पड़ गईं। दूध का उत्पादन कम हो गया और बड़े ऑर्डर पूरे करना मुश्किल होने लगा। शंकर घबराकर बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएंगे। हमारी साख खराब हो जाएगी। नेहा ने माथा पकड़ लिया। इतनी मेहनत के बाद अब ये नई मुसीबत। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। हमें घबराने की नहीं, समाधान ढूंढने की जरूरत है, उसने कहा। वह गांव के एक अनुभवी पशु चिकित्सक को लेकर आई। इलाज शुरू हुआ, लेकिन ठीक होने में समय लगना था। अब सवाल था, ऑर्डर कैसे पूरे होंगे? तभी सावित्री के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों न हम आसपास के गांवों से दूध खरीदे। अगर हम सही रेट दें तो वे लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। साविनेहा डेयरी अब सिर्फ गांव या शहर तक सीमित नहीं रही थी, उनकी पहचान दूर दूर तक फैलने लगी थी। अखबार में छपी खबर के बाद कई लोग उनसे जुड़ना चाहते थे, लेकिन जितनी तेजी से काम बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। एक शाम नेहा के पास एक ईमेल आया। हम एक बड़ी कंपनी से हैं। हम आपके प्रोडक्ट्स को पूरे राज्य में सप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी उत्पादन क्षमता 3 गुना बढ़ानी होगी। नेहा की आंखें चमक उठी। ये तो बहुत बड़ा मौका है। लेकिन इस बार उसने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। रात को सब इकट्ठा हुए। नेहा ने कहा, ऑफर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम इसे पूरा नहीं कर पाए तो हमारी इज्जत भी जा सकती है। रामलाल ने गंभीर होकर कहा, बेटा, अब फैसला सोच समझकर ही लेना होगा। सबकी नजर फिर से सावित्री पर गई। सावित्री ने धीरे धीरे कहा, मौका बड़ा है, लेकिन हमें पहले ये देखना होगा कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं या नहीं। अगर हम बिना तैयारी के आगे बढ़े
तो सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर नेहा बोली, तो हम तैयारी करेंगे, लेकिन इस बार पूरी प्लानिंग के साथ। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। नई मशीनों के लिए पैसे चाहिए थे। बैंक से लोन लेने का फैसला हुआ, लेकिन बैंक मैनेजर ने साफ कह दिया, इतना बड़ा लोन आसानी से नहीं मिलेगा। आपको गारंटी और मजबूत प्लान दिखाना होगा। यह सुनकर नेहा थोड़ी परेशान हो गई। अगर लोन नहीं मिला तो हम ये मौका खो देंगे। तभी सावित्री ने कहा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा गांव है। उन्होंने गांव के सभी लोगों की मीटिंग बुलाई। सावित्री ने सबके सामने कहा, आज तक हमने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया है। अगर आप सब साथ दें तो हम इसे और बड़ा बना सकते हैं। ये सिर्फ हमारा नहीं, हम सबका सपना है। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी शंकर आगे आया, मैं अपनी जमीन गिरवी रखने को तैयार हूँ। उसके बाद एक एक करके कई लोग आगे आए। किसी ने अपनी बचत दी तो किसी ने अपने पशु। यह देखकर नेहा की आंखें भर आईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग हम पर इतना भरोसा करेंगे। आखिरकार बैंक ने लोन मंजूर कर दिया। अब काम तेजी से शुरू हुआ। नई मशीनें आईं, फैक्ट्री का विस्तार हुआ और काम 3 गुना बढ़ गया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। इतने बड़े स्तर पर का साविनेहा डेयरी अब एक मिसाल बन चुकी थी। गांव से शुरू हुआ यह सफर अब पूरे राज्य में फैल चुका था। लोग उनके प्रोडक्ट्स को भरोसे के साथ खरीदते थे और उनका नाम ईमानदारी की पहचान बन गया था। लेकिन हर ऊंचाई के बाद एक आखिरी परीक्षा जरूर आती है। एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैलने लगी। साविनेहा डेयरी का दूध मिलावटी है। यह खबर आग की तरह फैल गई। दुकानदारों ने ऑर्डर रोक दिए और ग्राहकों का भरोसा डगमगाने लगा। नेहा घबरा गई। ये क्या हो रहा है? हमने तो कभी मिलावट नहीं की। रामलाल परेशान होकर बोले, अगर लोगों का भरोसा टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार सावित्री ने खुद को संभाला। हमें घबराने की नहीं, सच्चाई साबित करने की जरूरत है, उसने दृढ़ आवाज में कहा। नेहा ने तुरंत फैसला लिया, हम खुद जांच करवाएंगे और सबके सामने सच्चाई लाएंगे। अगले ही दिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को सरकारी लैब में टेस्ट के लिए भेजा। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में नेहा और सावित्री दोनों खड़ी थी। नेहा ने कहा, हम पर लगे आरोप झूठे हैं और हम इसे साबित करेंगे। सावित्री ने आगे कहा, हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और हमें अपने काम पर पूरा भरोसा है। कुछ दिनों तक माहौल तनाव भरा रहा। हर कोई रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। फिर वह दिन आया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, साविनेहा डेयरी के सभी प्रोडक्ट्स पूरी तरह शुद्ध और सुरक्षित हैं। यह खबर फैलते ही सब कुछ बदल गया। लोगों का भरोसा और मजबूत हो गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, ये झूठी खबर फैलाई किसने? नेहा ने जांच शुरू करवाई। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। यह सब उसी पुराने दुश्मन विक्रम मल्होत्रा की चाल थी, जिसे उन्होंने पहले कोर्ट में हराया था। वह बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने यह झूठी अफवाह फैलाई। नेहा गुस्से से भर गई। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सावित्री ने फिर उसे रोका। दीदी, हम पहले ही जीत चुके हैं। अब हमें अपने काम से जवाब देना है, न कि बदले से। नेहा कुछ पल चुप रही। फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो गया।
तुम सही कहती हो। अगर हम भी वही करेंगे तो हमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। उन्होंने विक्रम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की, लेकिन अपने दिल में नफरत नहीं रखी। कुछ समय बाद उनका काम पहले से भी समय बीत चुका था। साविनेहा डेयरी अब एक कंपनी बन चुकी थी। राज्य से निकलकर देश के कई हिस्सों तक पहुंच चुकी थी। उनके प्रोडक्ट्स बड़े बड़े शहरों में बिकने लगे थे और उनका नाम भरोसे का प्रतीक बन गया था। लेकिन इस कहानी का असली अंत अभी बाकी था। एक दिन रामलाल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पूरा परिवार चिंतित था। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, इनकी उम्र हो चुकी है, अब इन्हें ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। रामलाल बिस्तर पर लेटे हुए दोनों बहुओं को पास बुलाते हैं। कमजोर आवाज में बोले, जब तुम दोनों इस घर में आई थी तब मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम दोनों मिलकर इतना बड़ा नाम बना दोगी। उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन अब मेरा एक आखिरी सपना है। नेहा और सावित्री ने उनका हाथ पकड़ लिया। बताइए बाबूजी। रामलाल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस डेयरी को सिर्फ बिजनेस न रखो, इसे एक ऐसा सहारा बनाओ जहाँ गरीब और जरूरतमंद औरतों को काम मिले, ताकि कोई भी मजबूरी में गलत रास्ता न चुने। सावित्री की आंखें भर आईं। आपका सपना हमारा वादा है बाबूजी। नेहा ने भी सिर झुकाकर कहा, हम इसे जरूर पूरा करेंगे। कुछ दिनों बाद रामलाल इस दुनिया को अलविदा कह गए। पूरा गांव रो पड़ा। लेकिन इस बार दुख के साथ एक संकल्प भी था। रामलाल का सपना अब उनकी जिम्मेदारी बन चुका था। समय के साथ नेहा और सावित्री ने साविनेहा डेयरी के साथ एक नई पहल शुरू की, रामलाल महिला सहारा केंद्र। यह एक ऐसी जगह थी जहां गांव और आसपास की गरीब और जरूरतमंद महिलाएं आकर काम सीख सकती थी। दूध से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाना, पैकिंग करना और अपने पैरों पर खड़ा होना। धीरे धीरे सैकड़ों महिलाएं इससे जुड़ने लगी। किसी का घर टूटा हुआ था, कोई गरीबी से परेशान थी, तो कोई समाज के तानों से थक चुकी थी। लेकिन यहाँ आकर सबको एक नई पहचान मिल रही थी। एक दिन एक महिला रोते हुए सावित्री के पास आई। अगर आप लोग मुझे ये मौका नहीं देते तो शायद मैं हार मान लेती। सावित्री ने उसका हाथ थाम कर कहा, यहाँ कोई अकेला नहीं है, हम सब एक परिवार हैं। उसी वक्त नेहा भी वहाँ आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और इस परिवार में कोई अमीर गरीब नहीं होता, सिर्फ मेहनती और मजबूत लोग होते हैं। दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।